जय हिंद साथियों। आज हम लोग विजन आईएएस के मैगज़ीन से अंतरिम बजट का पूरा देखेंगे, क्या सारांश है 24-25 का। तो इसमें संपूर्ण अंतरिम बजट का विश्लेषण है और इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक से और अच्छे से इसको हम लोग आज इसको निपटान करेंगे। तो धैर्य रखें और आराम से इसको सारा देखेंगे। बजट क्या है, अंतिम बजट क्या है, कैसे आता है, इसमें किसकी है, कौन कौन आर्टिकल में है, सारा चीज़ को हम इसको यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। कौन से शब्द का उल्लेख है? 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करती है। गौरतलब है कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण होता है। संघीय बजट को राजस्व बजट यानी कि सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्ति एवं व्यय, और एक होता है पूंजीगत बजट, जो सरकार की पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान में वर्गीकरण किया गया है। यानी क्या था, संघीय बजट को एक राजस्व बजट और पूंजीगत बजट के रूप में देखा जाता है। बजट को तैयार करना क्या है? तो वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी एक नोडल निकाय है। तो कौन करता है बजट तैयार? तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग। एक वर्ष का बजट आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। क्या है? एक वर्ष का बजट। यह मोटे तौर पर विभिन्न विभागों, मंत्रालय और इस काम में मोटे तौर पर विभिन्न विभागों, मंत्रालय और इस काम में लगे विभाग के प्राधिकारियों की ओर से दिए गए व्यय या भुगतान और प्राप्ति के विस्तृत अनुमान के आधार पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, बजट को नकदी के आधार पर तैयार किया जाता है, अर्थात किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उचित मंजूरी के तहत वास्तव में जो कुछ भी प्राप्त होने या भुगतान होने की उम्मीद है, बजट तैयार किया जाता है। इसकी प्रस्तुतिकरण क्या है, कब होता है? तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करता है। कौन करता है? याद रहना, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। संसद में केंद्रीय वित्तीय मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। इसे दो भागों में ए और बी में प्रस्तुत किया जाता है। बजट का भाग ए जो समष्टि आर्थिक भाग होता है, इसके तहत सरकार के अलग अलग योजनाओं, प्राथमिकताओं की घोषणा की जाती है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों के लिए निधि की आवंटित भी किया जाता है। कहने के तात्पर्य यह है कि बजट सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दोनों सदनों के समक्ष पेश किया जाता है और संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसको बजट पेश किया जाता है। और इसका दो भाग है, समष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमी, और दूसरा आता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक से संबंधित होता है। इसमें आकार संबंधी संशोधन और अप्रत्यक्ष जैसे कराधान व प्रस्ताव शामिल होते हैं। बजट पेश किए जाने वाले प्रमुख दस्तावेज क्या क्या है? तो वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में पेश किए जाने वाले प्रमुख बजट दस्तावेज निम्नलिखित है। कौन कौन से है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो अनुच्छेद 112 के तहत है, अनुदान मांगे जो 113 के तहत है, वित्त विधेयक 110 के तहत है। क्लियर? यानी कि आपका FRBM अधिनियम के तहत अनिवार्य राजकोषीय नीति विवरण, इसके तहत क्या है? समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण, और एक है मध्यावधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना संबंधी विवरण है। यानी कि मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, और समष्टि में है माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। आगे देखते हैं, बजट के साथ कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाते हैं जो निम्नलिखित में व्यय बजट, प्राप्ति बजट,
व्यय के रूप में रूपरेखा, बजट के एक नज़र में, बजट 24-25 की मुख्य विशेषता और 23-24 की घोषणाओं के कार्यान्वयन। क्लियर, यहाँ तक देखते हैं। अब बात आता है बजट का इतिहास। बजट को इतिहास को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता से पहले बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन के हस्तांतरण के 2 साल बाद पेश किया गया था। क्या बोल रहा है? पहली बार 7 अप्रैल 1860 को EIC ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन को हस्तांतरित करने के 2 साल बाद किया गया था। बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त सदस्य जेम्स विल्सन थे। ये भी याद पॉइंट है। अंतरिम सरकार के सदस्य लियाकत अली खान ने 1947-48 में बजट पेश किया था। आपका 3 सेक्शन है, तीनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। पहली बार वित्त बजट प्रस्तुत करने वाला वित्त सदस्य जेम्स विल्सन रहा और अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान रहे जो 47-48 में किए थे। अब स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं। तो प्रथम वित्त मंत्री RK सनकमुखम चेट्टी, स्वतंत्रता बाद वित्त मंत्री, प्रथम वित्त मंत्री RK सनकमुखम चेट्टी जो 26 नवंबर 1947 को पहली बजट पेश की थी। तब से बजट की प्रक्रिया विकसित हुई और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी। साथ ही बजट हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देने में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की क्षमताओं को भी दर्शाता है। वेरी इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्रीज को देख लिए। अब चलते हैं आगे देखते हैं अब बजट प्रक्रिया क्या क्या है। अब बजट प्रक्रिया में थोड़ा इसको मैं कम कर लेता हूँ। ओके, पूरी प्रक्रिया, बजट की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरती। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर संसद के दोनों सदनों में बजट के सामान्य चर्चा की जाती है। उसके बाद अस्थायी समितियों द्वारा अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान की जांच किया जाता है। फिर अनुदान मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चाएं और मतदान होती है। उसके बाद विनियोग और वित्त विधेयक पारित होती है। क्लियर। अब देखते हैं अंतरिम बजट 2024-25 को। चूँकि 2024 चुनावी साल है, इसलिए सरकार ने अनुपूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट यह एक अल्पकालिक वित्तीय योजना होती है। इसे अगले चुनाव तक सरकारी खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है। अंतरिम बजट समझ में आ गया। अंतिम बजट जब भी चुनाव आने वाला होता है और कुछ समय बचा हुआ रहता है और बजट पेश करने का टाइम आता है, तो जब तक चुनाव ना आ जाए उससे पहले एक अंतरिम बजट के रूप में पेश किया जाता है जो अल्पकालिक होता है। फिर नेक्स्ट चुनाव के बाद नेक्स्ट सदन बैठती है, उस समय फिर पूर्ण बजट को पेश किया जाता है। अब देखते हैं पूर्ण बजट। पूर्ण बजट के विपरीत अंतरिम बजट में केवल नई सरकार के गठन तक अल्प अवधि के में सरकार के अनुमानित राजस्व व्यय के अनुसार को प्रस्तुत किया जाता है। अब पूर्ण बजट में सरकार के राजस्व व्यय आवंटन, आर्थिक नीति विवरण सहित सरकारी वित्त के हर पहलू को शामिल किया जाता है। अंतरिम बजट के लिए सरकार संसद में लेखानुदान पारित करती है। क्या कहता है? अंतरिम बजट के लिए सरकार संसद में लेखानुदान पारित करती है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संविधान के अनुच्छेद 116 में है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल 116 याद रखना है। लेखानुदान तत्काल व्यय के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से सरकार को अग्रिम भुगतान का प्रावधान करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतिम बजट 24-25। अंतरिम बजट 24-25 में क्या है? बजट का विजन है 2047 तक विकसित भारत। यह परिकल्पना सरकार की उस समृद्ध भारत की है जो आधुनिक अवसंरचना के साथ साथ प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए नागरिक और सभी क्षेत्रों को अपना सामर्थ्य हासिल करने के अवसर दे रहा है। बजट का विकास मंत्र क्या है? तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण है।
समावेशन के सभी तत्वों को शामिल करना इस बजट का दर्शन है। सामाजिक समावेशिता और भौगोलिक समावेशिता समाज के सभी वर्गों को कवरेज करेगा। कवरेज के जरिए सामाजिक और देश के सभी क्षेत्रों को विकास के जरिए भौगोलिक। पहला है सबका साथ सबका विकास, सबका समग्र विकास यानी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबका प्रयास द्वारा समर्थित जनांकीय लोकतंत्र और विविधता को ट्रिनिटी करता है। 2047 तक विकसित भारत का एक विजन है। फोकस क्षेत्र क्या क्या है? तो फोकस क्षेत्र में देखेंगे सबसे पहले गरीबी को, फिर महिलाओं को, युवा अमृत पीढ़ी को देखेंगे, अन्नदाता यानी किसान को देखेंगे। फोकस क्षेत्र ये सारा से रहा है। फोकस के क्षेत्रों में प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है? तो देखते हैं। पहला गरीबी उन्मूलन, 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली अब तक। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, पीएम जन धन खातों के उपयोग से 34 लाख करोड़ रुपए के डीबीटी के जरिए सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई। पीएम स्वनिधि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता की प्रदान की गई। 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी बार क्रेडिट मिला। पीएम जन मन योजना, इसकी सहायता से विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों तक पहुंचने में मदद मिली। पीएम विश्वकर्मा योजना, जो 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना। यानी कि इसमें क्या क्या रहा? गरीबी उन्मूलन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में पीएम स्वनिधि, पीएम जनमन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। महिलाओं को रूप में देखते हैं तो महिला उद्यमी मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 30 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। पिछले 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन के 28% की वृद्धि हुई। स्टेम कोर्स में लड़कियां और महिलाओं का नामांकन 43% है। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे अधिक है। 3 तलाक को गैर कानूनी बनाकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की गई। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित करने के लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक मकान महिलाओं को एकल या संयुक्त महिलाओं के रूप में प्रदान किया गया। महिला श्रम बाल भागीदारी दर में देखेंगे तो 17-18 में 23.3 था और 22-23 में 37.0 हो गया। यूथ या अमृत पीढ़ी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत की गई। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम स्कूल या पीएम श्री की गुणवत्ता पढ़ाई हो रही है और बच्चों को समग्र एवं पहुंच तक विकास की योजना हो रही है। कौशल भारत योजना में 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। 54 लाख युवाओं को कौशल को अपग्रेड किया गया है और 3000 नए ITI में स्थापना की गई है। उच्चतर शिक्षा हेतु नए संस्थान जैसे IITS, IITS, IIMs, एम्स और 390 विश्वविद्यालय को विकसित किया गया है। पीएम मुद्रा योजना, कुल मिलाकर 22.5 लाख करोड़ रुपया के 43 करोड़ लोन स्वीकृति किए गए हैं। फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप कोऑप क्रेडिट गारंटी योजना युवाओं की सहायता करने एवं उन्हें रोजगारदाता बनाने के लिए है। खेलों में युवा में क्या है? 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों के पदक तालिका में अब तक सबसे बेहतरीन स्थान हासिल किया। 2023 में शतरंज प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रज्ञानंद और मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के विरुद्ध कड़ी चुनौती पेश की गई। भारत में वर्तमान में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंड मास्टर और जबकि 2010 में इनकी संख्या 20 से ही कुछ ज़्यादा था। अन्नदाता किसान, पीएम किसान सम्मान योजना, लघु एवं सीमांत किसानों के सहित
1.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पीएम फसल योजना 4 करोड़ किसान को लाभान्वित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार 1361 मंडियों को एकीकृत कर दिया गया और इसमें 3 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का कारोबार हो रहा है तथा 1.1 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही है। अन्य उपाय योजना जैसे कि किसान केंद्रित नीति, आय सहायता, मूल्य और बीमा समर्थन के माध्यम से जोखिमों का कवरेज, स्टार्टअप माध्यम से प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अमृतकाल के लिए रणनीति। अमृतकाल के लिए रणनीति सतत विकास 2070 तक नेट जीरो 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का प्रतिबद्धता। पवन ऊर्जा के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग, कोयला और गैसीकरण द्रवीकरण क्षमता की स्थापना, सीएनजी, पीएनजी और संपीड़न बायोगैस के चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य समय करना, बायोगैस एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, छत पर सौर ऊर्जा यंत्र स्थापित करने के लिए प्रति माह 300 यूनिट की मुफ्त बिजली दिया जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन में नेटवर्क में ई बसों का अपनाना, विनिर्माण चार्जिंग में ई वाहन परिवेश मजबूत करना, पर्यावरण अनुकूलन में बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री संबंध नई योजना की शुरू करना। अब तक उपलब्धियां। पीएमयू के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हुआ, 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब, 72.2 लाख एलईडी ट्यूबलाइट। उज्ज्वला के तहत 23.6 लाख यूजर कुशल पंखे वित्तीय वितरण। एसएनएलपी के तहत 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइटें। गैर जीवाश्म ईंधन की स्थापित ऊर्जा क्षमता 2004 में 30.4% से बढ़कर 2023 में 43.9% हो गई है। गैर जीवाश्म ऊर्जा को लेकर बुनियादी ढांचे और विनिवेश की बात करते हैं तो पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम को लागू किया तथा लॉजिस्टिक क्षमता को सुधार हो सके और लागत को कम हो सके। द्विपक्षीय निवेश संधियों को माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और वार्ता की जाएगी। उड़ान योजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास। मेट्रो रेल और नमो भारत के माध्यम से शहरी परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाएगा। समावेशी विकास को देखेंगे। समावेशी विकास क्या है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम राज्यों को तेजी से विकास और रोजगार सृजन में सहायता करेगा। पूर्वोत्तर का विकास में पूर्वी क्षेत्र वहाँ के लोगों को भारत विकास एक शक्तिकरण चालक बनाना। पीएम आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों के अतिरिक्त 2 करोड़ घरों को लक्ष्य रखा गया है। मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना मध्यम वर्ग अपना घर खरीदने बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की जाएगी। मौजूदा अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग और अधिक मेडिकल कॉलेजों को स्थापित करना। 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण का प्रोत्साहित करना। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल कार्यान्वयन के लिए तालमेल के लिए विभिन्न योजनाओं को व्यापक कार्य के तहत लाया जाना। बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करना। टीकाकरण के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया यू विन प्लेटफॉर्म और मिशन इंद्रधनुष को पूरे देश में तेजी से आरंभ किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार हेतु आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को भी शामिल किया जाएगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण फसल कटाई के बाद गतिविधियों और निजी एवं सार्वजनिक निवेश में बढ़ावा देना, जैसे उपज एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण, विपणन और बाइंडिंग।
सभी कृषि जलवायु क्षेत्र विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी के उपयोग का विस्तार किया जाएगा। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, तिलहन के लिए आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए कार्य कर नीति की जाएगी। खुरप्पा और मुंह पक्का रोग को नियंत्रित करने तथा दुधारू पशुओं को उत्पादकता बढ़ाने के लिए डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जलीय कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके, निर्यात दोगुना किया जा सके, रोजगार अधिक अवसर पैदा हो सके। इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। कितना? 5 एकीकृत। ब्लू इकोनॉमी 2.0 को बढ़ावा देगा। जलवायु के अनुकूल कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत और बहुक्षेत्रीय दृष्टि साथ तटीय एक्वाकल्चर मारीकल्चर की एक योजना। याद रखना, एक्वाकल्चर और मारीकल्चर किससे? मत्स्य से संबंधित है। पर्यटन के क्षेत्र में देखेंगे, राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों को समग्र रूप से विकास करना, वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित, सुविधाओं को सेवाओं को गुणवत्ता करने के लिए पर्यटन को रेटिंग के लिए रूपरेखा करना, पर्यटन विकास के वित्त पोषण के लिए ब्याज मुक्त दीर्घकालिक प्रदान करना, लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों को बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजना शुरू करना। अन्य उपाय में देखते हैं, फिर देखते हैं लखपति दीदी, जो लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ बनना। लखपति दीदी को 2 करोड़ से 3 करोड़ बढ़ाना। लखपति दीदी का तात्पर्य है कि स्वयं सहायता समूह कि ऐसी महिलाएं सदस्य जो प्रति परिवार प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की अस्थायी आय अर्जित कर सके। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए के कोष स्थापित किया जाना। रक्षा उद्देश्य में आत्मनिर्भरता तेजी लाने के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू किया जाएगा। विकसित भारत के लिए राज्यों को सुधार। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों को समृद्धि और विकास अनेक समर्थकारी सुधार के लिए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सामाजिक चुनौतियों समाधान करना। तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनांगीय परिवर्तनों के कारण उत्पन्न चुनौतियों को समाधान करने एवं विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संगठित गठन करना। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का क्या सीन चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में कर संग्रह 3 गुना से अधिक हो गया। प्रत्यक्ष कर में 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक हो गया। टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले की संख्या 2.4 गुना बढ़ा। टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने का औसत समय 13 से 14 93 दिन था, जो घटकर 13-14 में 10 दिन हो गया। 7 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को कोई कर देना नहीं होगा। कितना? 7 लाख। खुदरा व्यवसायों के लिए प्रीमियम कराधान सीमा 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। मौजूदा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स के 30% से घटाकर 22% कर दिया है। याद करने की चीज़ें, ये सब पॉइंट है, टू द पॉइंट याद करने का चीज़ है। 7 लाख तक कोई कर सीमा छूट नहीं है, छूट है। खुदरा व्यापारों के लिए 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया। कॉरपोरेट कंपनियों के 30% से घटाकर टैक्स अब 22% कर दिया। और नई विनिर्माण कंपनी के लिए मात्र 15% रखा गया है। क्लियर? करदाताओं सेवाओं को में सुधार के लिए फेस सेल असेसमेंट और अपील, टैक्स रिटर्न पहले से भरना और नया फॉर्म 26AS करना। अप्रत्यक्ष में देखते हैं, वित्त वर्ष 2024 में औसत मासिक सकल GST संग्रह दोगुना होकर 21.66 लाख करोड़ रुपया हो गया। सिर्फ जीएसटी कर कितना हो गया? 21.66 लाख करोड़ रुपया इस पर जमा हुआ। जीएसटी को लागू होने के बाद अवधि 17 से 23 में राज्य में कर उछाल देखा गया। यह 12 से 16 की अवधि में 0.72 था, जो बढ़कर 17 से 23 में 1.22 हो गया। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं को लॉजिस्टिक लागत एवं उनकी कीमतों में कमी आई।
2019 में इंपोर्ट रिलीज टाइम में कमी आई। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में 47% की कमी आई। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में 28% की कमी आई। समुद्री बंदरगाहों में 27% की कमी आई। टैक्स आर्बिट्राज और चुंगी को समाप्त करके आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाया गया। कर प्रस्ताव। कराधान में निरंतरता। स्टार्टअप। कराधान में निरंतरता। स्टार्टअप और सॉवरेन वेल्थ फंड एवं पेंशन फंड किए गए नेविगेशन के कुछ लाभ तथा कुछ आईएफएससी यूनिट के लिए कर छूट को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। बकाया प्रत्यक्ष कर को माफ़ किया गया। वित्त वर्ष 19-10 तक के अवधि के लिए 25,000 रुपये तक के, 11 से 15 तक के लिए 10,000 और इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होने की उम्मीद है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, आयात शुल्क, कॉर्पोरेट करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखा गया है। अब देखिए कुछ चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो इस पॉइंट में देखेंगे आयकर में 19% है, उधार और अन्य देयता में 28% है, केंद्रीय उत्पाद में 5% है, निगम में 17% है, जीएसटी में 18% है, गैर प्राप्ति में 7% है, गैर ऋण पूंजी में 1% है, सीमा शुल्क में 4% है। अगर इसमें हम बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से आता है, यहाँ पे लिख रहा है आ रहा है, तो उधार और देयता में 28% है जो सबसे ज़्यादा आ रहा है। क्लियर, इसको याद रखना। सबसे ज़्यादा अगर क्रोनोलॉजी में आ जाता है कि सबसे ज़्यादा किससे आता है तो उधार करों में, उसके बाद आयकर में आएगा जो 19% है, फिर जीएसटी से आएगा 18% है, फिर आपको निगम से आएगा 17% है। इसी तरह आपको डिपेंड करना आप कहाँ खर्च हो रहा है। तो देखिए पेंशन में 4%, ब्याज भुगतान में 20%, केंद्रीय प्रायोजित योजना में 8%, सब्सिडी में 6%, रक्षा में 8%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16%, वित्त आयोग और अन्य में 8%, करों और शुल्कों में 20% और अन्य में 9%। तो आप देखते हैं दो है 20%, एक करों और शुल्क में, एक भुगतान में 20% जो सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं चलिए कुछ शब्दावली है, शब्दावली को अच्छे से ध्यान में देखना है याद करने के लिए। विनियोग क्या है? यह सरकार के वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति को विनियोग कहा जाता है। क्लियर, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। शब्द है जो इसको याद करने की चीज़ है। विनियोग क्या है? तो सरकार के वित्तीय वर्ष को कमी दौरान व्यय को पूरा करने के लिए संचित धन से पैसा निकालना, ये विनियोग होता है। चुंगी या ऑक्ट्रे क्या है? चुंगी क्या है? यह किसी स्थानीय नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कुछ श्रेणियों की वस्तुओं पर लगाया जाता है, यानी कि सीधे कहो कस्टम ड्यूटी। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई सामान बेचने जा रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, तो आपको उस पर कुछ टैक्स ऐड करना पड़ता है। क्लियर। एक है सॉवरेन क्या है? सरकार के स्वामित्व वाले निवेश साधन होते हैं सॉवरेन, जो देश के वित्तीय भंडार का प्रबंधन करते हैं, दीर्घकालिक धन उत्पन्न करने और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और अन्य उपकरणों जैसी विभिन्न परिसंपत्तियों को निवेश करता है सॉवरेन। सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी, वस्तुओं को आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले ड्यूटीज को कस्टम ड्यूटी कहते हैं। टैक्स आर्बिट्रेज एक शब्द है, जब करदाताओं को कम करने या वित्तीय लाभ को अधिकतम करने के लिए अलग अलग कर टैक्स दरों में अंतर का रणनीतिक रूप को फ़ायदा उठाया जाता है, उसे टैक्स आर्बिट्रेज कहता है। मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब करदाताओं को कम करने या वित्तीय लाभ को अधिक कर देने के लिए अलग अलग कर विनियमों या दरों में अंतर का रणनीतिक रूप से फ़ायदा उठाया जाना टैक्स आर्बिट्रेज होता है। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स। जब कोई व्यक्ति सीधे सरकार को कर का भुगतान करता है उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे कि आयकर,
पोल टैक्स, भूमि टैक्स, व्यक्तिगत संपत्ति का टैक्स, ये सारा डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है वस्तु और सेवाओं पर लगाए गए करों और अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जैसे कि अंतिम भुगताओं, विनिर्माताओं या खुदरा विक्रेताओं जैसे मध्यस्थ एकत्र करने के लिए उदाहरण किया जाता है, जैसे जीएसटी, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सरकार को बिना ऋण लिए या मूल्यवान परिसंपत्तियों को बेचे बिना प्राप्त धन। इसमें कर, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश, सेवाओं के लिए शुल्क आदि शामिल होता है। निगम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कंपनी के मुनाफे पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर। यह कंपनी की निव्वल आय पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में वसूला जाता है। इससे सार्वजनिक सेवाओं और अवसंरचनाओं के लिए सरकार के राजस्व जुटाने में मदद होती है। कर उछाल यानी टैक्स बायोंसी। टैक्स बायोंसी क्या है? यानी कर उछाल। जीडीपी में वृद्धि की अपेक्षा कर संग्रह में वृद्धि के माप को इंगित करता है। राजस्व को तब उछालपूर्ण माना जाता है जब कर की दरें अपरिवर्तित रहने पर भी जीडीपी में समृद्धि तुलना में कर संग्रह आनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि होती है, तब कहा जाता है कर उछाल। एक है व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण। इसके तहत आर्थिक रूप से न्यायसंगत लेकिन वित्तीय रूप से अव्यवहार्य परियोजना को अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रिजिम्टिव कराधान, इसके तहत पात्र व्यवसाय अपने टर्नओवर के एक निर्धारण प्रतिशत को आय के रूप में घोषित कर सकता है। यह विस्तृत लेखांकन रिकॉर्ड के आवश्यकताओं को कम करते हुए नियमों को पालन को सुनिश्चित करता है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि को दर्शाता है। साधारणतः मुद्रास्फीति एक मापक है जो यह बताती है कि एक निश्चित अवधि वस्तुओं और सेवाओं का एक सेट कितना महंगा हो गया है। पूंजीगत, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यह विकास हेतु सरकार द्वारा किया गया निवेश है। इसके उदाहरण में शामिल किया मशीनरी, भवन, शिक्षा आदि निवेश परिसंपत्ति को अधिग्रहण भविष्य में राजस्व उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को निवेश आदि कहा जाता है। बजट अनुमान क्या है? यह केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बजट। इसके तहत वार्षिक बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए पूंजी आवंटन रूपरेखा प्रस्तुत किया जाता है। अनुमान सरकार के व्यय मंशा का संकेत देते हैं, लेकिन सटीक आंकड़ों या बाध्यकारी प्रतिबद्धता के सूचक नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतर, डीबीटी का उद्देश्य समाज कल्याण में विभिन्न उद्देश्यों को लाभ और सब्सिडी का समय सीधे लाभार्थी के बैंक खातों के अंतरित करना है। यह बिचौलियों के समाप्त करता है, किसी भी धोखाधड़ी को रोकता है और दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। श्रम बल भागीदारी दर, यह किसी देश की आबादी यानी कामकाजी उम्र की आबादी प्रतिशत को दर्शाती है। इसकी गणना श्रम बाजारों में सक्रिय रूप से काम कर रहे और काम की तलाश कर रहे लोगों के आधार पर की जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और आर्टिकल्स है, इसको एक बार और अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका बजट आई होप कि कम्प्लीटली हो जाएगा। 109 में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। 113 में प्राक्कलनों के संबंध में संसद में प्रक्रिया। 14 में विनियोग। 15 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 16 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान या अपवादानुदान। 17 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रयास करता है। 151 में ऑडिट रिपोर्ट की बात करता है। 265 में विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जा सकता। 266 में भारत और राज्य की संचित निधियों और लोक लेखा की बात करता है। 267 में आकस्मिक निधि।
275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, 280 में वित्त आयोग जो इम्पोर्टेंट है, 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। चलिए, आई होप यहाँ तक हमारा सारा बजट फाइनल क्लियर हो गया। इसको एक बार आप लोग रिकॉल करें, फास्ट रिवीजन के माध्यम से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो आई होप कि अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।